Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about some of the renewable resources of energy and how they're ecologically maintained or managed. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास नेसेसरी कंपोनेंट्स रिसोर्सेज हैं लाइफ के लिए वो एक नेचुरल साइकिल का ज़रिया है कि कैसे ज़मीन से वो हम हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और फ्रूट को यूटिलाइज करने के बाद बॉडी से कैसे हम वापस वेस्ट को उसको यूटिलाइजेशन के बाद जो वेस्ट बचता है उसको सॉइल में सेंड करते हैं। तो एक नेचुरल साइकिल चलता है। जितने भी नेचुरल साइकिल हैं इनको चलाने के लिए जो एनर्जी आती है, जो सोर्स है इन साइकिल्स को चलाने वाला, वो है सन, सूरज है। अब जो अर्थ है ये सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है कि इसके अंदर बाहर से कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो सनलाइट, इसके अलावा बाकी सारा जितना भी फूड का कन्वर्जन है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा विद इन दी अर्थ चल रहा है। तो इसको बाहर से सप्लाई नहीं हो रही इन चीज़ों की। देयर आर नो चांसेस एडिशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, कि यहाँ पे कुछ भी और एडिशन करने की जगह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये रिसोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जिनको हम एक दफ़ा यूटिलाइज़ कर लें वो दोबारा यूजेबल फॉर्म में नहीं रिटर्न हो सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, मतलब जलने वाले होते हैं। एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएं, यूज़ हो जाएं, दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ दैम अगेन। दे वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जैसे कि हमारे पास मेटल्स हैं, वेरियस मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं ये डिप्लीट नहीं होते और देन दे आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन इन द नेचर। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज एयर, water, food, land, forest, and wildlife. They are the renewable resources. We can use them again and again. And some of the resources of the renewable are as follows. Air. एयर जो है ये सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग द अर्थ। अब इसके अंदर एयर असल में एनवेलप है डिफरेंट गैसेस का, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। एयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, हमारी इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ को सस्टेनेबल बनाती है एयर। अब इसकी कंपोजिशन के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट नाइट्रोजन की 79%, 20% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और थोड़ी सी अमाउंट में इनर्ट में बिल्कुल तो मामूली सी अमाउंट में हमारे पास होती है नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ऑक्सीजन जो है यूज़ होती है रिस्पायरेशन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये यूज़ किए जाते हैं एज रॉ मटेरियल इन नेचुरल साइकिल। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट्स में, और जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मतलब कि एसेंशियल कंपोनेंट होता है अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन। और इसके साथ साथ इन्हीं से बाकी फूड की प्रोडक्ट्स वगैरह और बाकी सब्सटेंसेस भी, इन्हीं छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हमारे पास एयर के हैं इन्हीं में से हम एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन क्या है? अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ऑटोमोबाइल्स हैं वो एयर को पल्यूट कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। किस तरह? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो, और उसके अलावा गैसेस वगैरह ऐसे इमिट करती हैं कंबस्टनिंग से, जो कि एयर को पोल्यूट कर रही हैं। ऑटोमोबाइल्स वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे हमारे पास टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज़ करते हैं विदाउट ए प्रॉपर एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट के। पॉल्यूटेड एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और एसिड रेन्स इन्हीं की वजह से होती हैं कि जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ एसिड रेन के साथ मिलके बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। तो अब इस तरह जो रेन आएगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट विल बी द एसिड रेन हुज pH इज़ बिलो दैन 7। उसके बाद है जी वाटर। 75% जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है विद वाटर। अब इसके साथ साथ ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब 70 to 90% बॉडी वेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर पर कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट 70 to 90% ऑफ द बॉडी वेट। अब जो 97% टोटल वाटर है प्लैनेट अर्थ का वो ओशियंस में है। ओशियंस का जो वाटर है दैट कंटेन्स मोर साल्ट, दैट इज साल्टी वाटर। अब जो 2% है वो होता है हमारे पास आइस कैप्स की फॉर्म में,
जैसे कि हमारे पास बर्फ़ानी तोदे आगे बर्फ़ानी पहाड़ बन जाते हैं जब बहुत ज़्यादा चिलिंग टेम्परेचर होता है। और सिर्फ 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, पोर्टेबल है, ड्रिंकिंग के काबिल है। We use water for domestic irrigation, industrial utilization purposes and as a raw material for making food stuff, drinks, etc. कि हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं, खेती बाड़ी में करते हैं, आपाशी में, और इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ फूड बनाने के लिए, ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए भी वाटर यूज़ किया जाता है। अब शॉर्टेज किस तरह हो सकती है वाटर रिसोर्सेज की कि इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज टॉक्सिक होते हैं, ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन वाटर को रोक देते हैं, जिससे वाटर जो है वो रिसाइकल नहीं हो पाता या इसको रिसाइकल करना कॉस्टली पड़ जाता है। अब जो पोल्यूशन है ना फ्रेश वाटर की, वो बढ़ती चली जा रही है। अगर ये बढ़ती रही इसी रफ्तार के साथ, देयर विल बी द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इन फ्यूचर। दैट मीन्स टू से दैट 1% विल डिक्रीज फ्रॉम 1 टू समथिंग ज़ीरो, नियर टू ज़ीरो। अब इस वजह से मेजर्स या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो है वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करके यूटिलाइज़ किया जाए। अब लैंड और सॉइल की अगर बात करें तो लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है ये लैंड के ऊपर है, ज़मीन के जो हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर मिट्टी है। लैंड क्या हमारे पास ज़मीन है, उसकी सरफेस के ऊपर टॉप लेयर जो है हमारे पास वो क्या है, सॉइल की है। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं ऊपर लेयर जो अपर लेयर होती है हमारे पास। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास सॉइल के, सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल वाटर है, सॉइल और इनऑर्गेनिक मैटर है। अब ये इनऑर्गेनिक मैटर ही आगे पौधों की शक्ल में हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें मिलता है। सॉइल सपोर्ट करता है लाइफ को लैंड के ऊपर। मिट्टी नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमें जो है फूड नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये वाटर प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 30% जो ज़मीन है वो हमारे पास लैंड है, बाकी जो हमारे पास वो अदर फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। अब सॉइल प्रॉब्लम्स और अब्यूज़ क्या हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। देयर इज़ इंक्रीज रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सो देयर इज़ मोर नीड ऑफ फूड फॉर दीज इनकमिंग जनरेशंस। अब जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ना सॉइल के, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, बार बार कंटिन्यूस क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से मिनरल्स डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मिस यूजेज भी लैंड्स के, जैसे कि एरोजन है, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग एंड लीचिंग। एरोजन क्या है कि ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि ज़मीन को जितनी खाद चाहिए उतनी नहीं दे रहे, ज़मीन को जितना पानी चाहिए उतना नहीं दे रहे, ज़मीन को किस तरह तैयार करना है उस तरह नहीं तैयार किया जा रहा। और बहुत ज़्यादा जानवरों के चढ़ने से भी क्या होता है, वो जगह जो है वो बंजर हो जाती है। उसके अलावा लीचिंग से क्या होता है कि जो सरफेस के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार फसलों के ऊपर किए जा रहे हैं इन हार्मफुल इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फंगिसाइड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल को इम्प्रूव करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि आपकी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो जाती है, फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन इससे ज़मीन को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जितने हमारे पास नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ। नॉन कल्टिवेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड मीन्स दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ऑन देयर ओन सर्वाइवल, कि इनको नेचर खुद सेलेक्ट कर रही है, वो खुद अपना प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं, अपना खाना खुद लेते हैं, अपने रहते खुद हैं, इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहते, वो अनट्रेंड होते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं इनको। इस तरह के जो जानवर होंगे उन्हें हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। और इसी तरह जो पौधे जो इंसानों के लगाए बगैर आ रहे हैं, खुद से उग रहे हैं, जंगलात वगैरह, वो सारे हमारे पास वाइल्ड लाइफ में आते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं फूड का ह्यूमंस के लिए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल्ड लाइफ फूड चेन के अंदर, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। अब अगर इम्बैलेंस हो जाए ना वाइल्ड लाइफ, जंगलात ख़त्म हो जाएँ और इस तरह के जो जंगली जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो इससे इंसान की बका को ख़तरा हो सकता है। That can jeopardize the existence of man. Man will be in the danger if the wildlife is destroyed. अब endangered species क्या होती हैं? Species that is under the threat of near extinction in near future, कि आने वाले वक्तों में जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकती है, नापैद हो सकती है, उसको हम इंडेंजर्ड कहते हैं। अब आज के दौर में थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के, एनिमल्स की, जो कि इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बाकियों को थ्रेटन करते चला जा रहा है। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल बन सकता है अगर इसको कॉन्टीन्यूसली थ्रेटन किया जाए, इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो। अब कंजर्वेशन किस तरह की जा सकती है? फिशिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन वाटर रिजर्व्स, कि मछलियों का शिकार करना जो है वो मना किया जा रहा है।
वाटर रिजर्व शेड सेट अप टू प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि आर्टिफिशियली भी इनको ब्रीड करवाया जा सके फिशेज़ को। और जो रेयर स्पीशीज़ होती हैं उनको जू के अंदर रखा जाता है। दे आर केप्ट इन द जू और जूलॉजिकल गार्डन्स, सफारी पार्क्स, नेशनल पार्क्स, सो दे कैन सेफली ब्रीड इन जू एंड दे आर वेल लुक्ड आफ्टर जस्ट टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट आर मिनरल्स एंड द कंजर्वेशन। अब जो हमारे पास मटेरियल्स हैं मिनरल्स के, वो एक्सट्रैक्ट होते हैं अर्थ के क्रस्ट से, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से। अब ये जो मिनरल्स हैं इन्हें हम स्टॉक या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मिनरल सोर्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल ग्रोथ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हमें इनऑर्गेनिक वैरायटी चाहिए होती है मटेरियल्स की, इन मिनरल्स की। अब ये जो मटेरियल्स हैं ये आते कहाँ से हैं? अर्थ क्रस्ट मतलब ज़मीन की जो अपर लेयर है, सरफेस है, जिसे हम सॉइल कहते हैं, वहाँ से आएंगे। अब इनमें से बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो ओर्स हैं। ओर्स हमारे पास नॉन रिफाइंड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब ओर्स क्या हमारे पास आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू यील्ड मेटल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम एक्सेट्रा। अब अगर आपने गोल्ड लेना है तो वो आपको ओपन फॉर्म में तो नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट गोल्ड इन द प्योर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द रॉक्स। तो रॉक्स की क्या करेंगे, उनको तोड़फोड़ करेंगे, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन करेंगे गोल्ड की। दे आल्सो नीड एडिड एलिमेंट्स जैसे कि वेनेडियम है, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। These are not required in bulk but are essential in many modern industrial processes जैसे कि कैटलिस्ट्स के तौर पे और हार्डनर्स के तौर पे इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये भी इनका बहुत अच्छा रोल है। सो दे कैन एक्ट एज एन रिएक्शन एक्सीलेटर, के रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकते हैं ये। अब हमारे पास नॉन मेटालिक मटेरियल्स आते हैं जैसे कि हमारे पास सैंड और ग्रेवल है, सीमेंट है, फ्लक्सिस हैं, क्ले है, साल्ट है और केमिकल बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की जैसे कि कोल है, कोल टार है, कोक है। तो ये सारी हमारे पास बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इनके बगैर भी जो है वो गुजारा मुश्किल है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। तो उनको डेवलप्ड होने के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। मेरीन मिनरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास सीज़ के अंदर जो है हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं इनको रिसोर्सेज को। अब पहली वो हैं जो वाटर में बजाते खुद प्रेजेंट है, डिजॉल्व हैं, हल शुदा हैं। और दूसरी वो हैं जो कि सेडिमेंट्स के ऊपर या सी बेड्स के ऊपर, डेप्थ्स के ऊपर, गहराइयों के अंदर क्या हुए हैं, वो दबे ही नहीं हैं। और तीसरी हमारे पास वो हैं जो कि सी फ्लोर के बिल्कुल बॉटम के अंदर प्रेजेंट है। अब जो इनकी डिजॉल्व एलिमेंट्स की यूटिलिटी है, इनका यूज़ है, वो उनकी अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनकी कितने ज़्यादा वो प्रेजेंट हैं और कितनी कॉस्ट आती है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में। अब जितनी कॉस्ट आएगी उसको उस हिसाब से हम यूटिलाइज़ करेंगे क्योंकि जो कॉस्टली चीज़ें हैं वो बहुत एहतियात के साथ यूटिलाइज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। क्लाउड साइंटिस्ट था, इसने बहुत ज़्यादा काम किया था सी वाटर के अंदर। तो इसने बताया कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स को सी वाटर के अंदर से। कॉमन साल्ट हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है, इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी से जो है वो मीट पर्पसेस के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता था, गोश्त बनाने के लिए या एज अ गोश्त इसको यूज़ किया जाता था। अब एट प्रेजेंट ओनली साल्ट जो हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमीन है, ये हमारे पास कमर्शियल क्वान्टिटीज़ के ऊपर एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं सी वाटर से। सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्स बनाते हैं जिनके अंदर चंद एक मटेरियल्स होते हैं। प्लेसर डेपोजिट्स हमारे पास क्या हैं? ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कंसंट्रेटेड होते हैं एक ख़ास मैकेनिकल एक्शन के ज़रिए। तो वो अगर पार्टिकुलर, अब डेफिनेटली बात है हर चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग मेथड होता है, तो इनको मैकेनिकल एक्शन या मतलब रगड़ के इनको अच्छे से फोर्स लगा के अलग किया जाएगा। अब इनके अंदर वर्केबल क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब जिनको हम अच्छे मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट होती है जैसे कि गोल्ड हो गया, टिन हो गया और डायमंड्स वगैरह। अब फाइनली हमारे पास क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ जाता है। अब जो डीप सी है उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है मिनरल्स की, लेकिन इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो इतनी आसान नहीं है। कंजर्वेशन हमारे पास टेरेस्ट्रियल मिनरल सोर्सेज की, इट वाज अज्यूम्ड दैट देयर वर प्लेंटी ऑफ मिनरल्स फॉर सेंचुरीज टू कम, के ऐसा सोचा जाता था कि अभी बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकालने वाले हैं। इस वजह से बहुत कम कंसिडरेशन या तवज्जो दी गई कि किस तरह हम टेरेस्ट्रियल मिनरल सोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली क्लाउड ने बताया कि जो एजम्पशन है ये गलत हैं। इसने 2 सिचुएशन निकाली हैं कि हम किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल मिनरल सोर्सेज को। पहली तो ये है कि हमारे पास डेमोग्राफिक क्वोशंट है। टॉप पे क्या आएगा, टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल। डाउन साइड क्या आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय पर कैपिटा कंजप्शन, कि पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक बंदा कितनी कंज्यूम कर रहा है इन रिसोर्सेज को।
अभी हमारे पास जो ग्राफ है ये बताता है कि जो अवेलेबल सप्लाई है वो उस वक्त डाउन चली जाती है जब उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है। डेफिनेटली बात है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम बढ़ जाती है। तो ऑर्डर हमारे पास जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था क्लाउड ने। ये हमारे पास ग्राफिकल मॉडल डिप्लीशन कर्व शोन है, दिखाई गई, जिसके अंदर हमें बताता है कि जो माइन यूज़ एंड थ्रो अवे के यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। अ ह्यूज बूम एंड बर्स्ट इज प्रोजेक्टेड एट इट इज़ शोन इन कर्व ए। कर्व ए के अंदर क्या बताता है कि अचानक उसकी क्या होती है, कंजप्शन बढ़ जाती है। जब कंजप्शन बढ़ती है तो उसको एज अ वेस्ट थ्रो अवे कर दिया जाता है, बजाय इसके कि उसको रिसाइकल किया जाए। तो डेफिनेटली बात है, जब उसका एक्सटेंसिव यूज़ होगा तो उसकी जो पीछे ज़खायर होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। अब कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास मिनरल कंजर्वेशन का, उसके अंदर सब्सटीट्यूशन और पार्शियल रिसाइकल जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मतलब फौरी तौर पे हम उसका कोई सब्सटीट्यूट ले लेते हैं। एक चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो अगर कम अवेलेबल है या ज़्यादा कॉस्टली है तो हम उसका कोई मुतबादिल ले लेते हैं। डिप्लीशन कर्व बताती है कि ये हमारे बी कर्व बी के अंदर ये पता लगता है। उसके बाद एफिशिएंट रिसाइकलिंग जो कंजर्वेशन के साथ और जो कि पर कैपिटा को कम करती है, वो कर्व सी के अंदर पीछे शोन है ग्राफ के अंदर। तो अब ये हम नोट कर सकते हैं कि जो परफेक्ट रिसाइकल है वो तब भी हो सकता है जब हम इन तीनों पॉइंट्स को साथ लेके चलें। किस तरह हमने एक चीज़ को यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर वे के अंदर, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर अंदर, और किस तरह हम जो है उसका अल्टरनेट जो ला सकते हैं। तो अब ये जो कंजर्वेशन है, एडवांसमेंट एक्सट्रैक्शन की मिनरल्स की सी के अंदर से, समंदर के अंदर से, वो अभी जारी है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़खायर प्रेजेंट है, लेकिन उनको निकालना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब जो रिकवरी है ना मिनरल एलिमेंट्स की स्क्रैप से और वेस्ट से, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखती है इनकी कंजर्वेशन में मिनरल्स की। एक्सट्रैक्शन मेटल्स की ओर से ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीप एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब हम एटॉमिक एनर्जी यूज़ करके ये एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ईजीली। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइनिंग अगर देखें तो पहला हमारे पास कि अंडरग्राउंड माइनिंग में इंक्लूड होल न्यू टाउन्स अमंग इट्स सरफेस इंस्टॉलेशंस, कि हम पूरा का पूरा टाउन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अंडरग्राउंड। अब जो टिम्बर है वो काटी जा रही है जंगलात से, तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो सकती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो माइन वेस्ट है उसको रोका जाए ताकि वहाँ पे जो है दरख्तों को कटाव कम हो। माइन वाटर जो है, जो कान कनी वाला जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, तो उसको केमिकली और फिजिकली ट्रीट करने के बाद उसको ड्रिंक करना चाहिए। तो जो टॉप सॉइल है उसको बचाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर की जा सकती है अगर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ तो। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।